इसका पहली बार फॉरेन मिनिस्टर्स का बैठक हुआ, पहली बार, आज तक नहीं हुआ। बिम्स्टेक अगर हम बात करें कि ये कब बनी, तो ये 1997 में बनी हुई एक संगठन है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हुई, इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हुई जो 17 जुलाई को हुआ। इसमें हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो शामिल हुए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ बैठक हुआ? तो बैंकॉक, थाईलैंड में। अब पीटी के हिसाब से अगर क्वेश्चन की बात करें तो बस इतने को इंपॉर्टेंट है। बताओ जो अभी फॉरेन मिनिस्टर का बैठक हुआ वो कितना नंबर बैठक है? तो ये पहला नंबर फॉरेन का मिनिस्टर का बैठक है। कब हुआ? तो 17 जुलाई को हुआ। भारत की तरफ से कौन भाग लिया? तो एस जयशंकर भाग लिए। कहाँ बैठक हुई? तो बैठक हुई बैंकॉक में, जो थाईलैंड में है, ठीक है। ये एकदम पीटी के हिसाब से करंट अफेयर में अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो इतना पूछ के छोड़ देगा, लेकिन जब करंट अफेयर का क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पे जाना लगेगा तो अंदर घुस जाएगा इसके, ठीक है। तो इसके पहले आज तक कभी भी फॉरेन मिनिस्टर्स का बैठक बिम्स्टेक में नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां तक हम चीजों को समझ लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि बिम्स्टेक आखिर है क्या, ठीक है। तो यहां पर हम लोग समझेंगे कि बिम्स्टेक जो है वो है क्या। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत सारे देशों का संगठन है। तो बिम्स्टेक का नाम बिम्स्टेक क्यों पड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या शुरू से बिम्स्टेक ऐसा ही था, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं बिम्स्टेक के बारे में। क्या है बिम्स्टेक? बिम्स्टेक के बारे में बोला गया कि ये रीजनल, क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है कॉम्प्राइजिंग 7 मेंबर, 7 मेंबर इसमें है। टोटल 7 मेंबर है इस बिम्स्टेक में, ठीक है। 5 जो हैं वो साउथ एशिया के हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, और 2 जो है साउथ ईस्ट एशिया के हैं, इंक्लूडिंग म्यांमार और साउथ वेस्ट होगा, ठीक है, थाईलैंड। 2 ऐसे 5, 2 + 7। अभी दिखाते हैं तुमको हम मैप में, मैप में समझ में आएगा कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। यह द सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग 6 जून 1997, बताया तुमको 1997 में इसका गठन हुआ था। कब गठन हुआ? तो बैंकॉक डिक्लेरेशन, ये याद रखने लायक चीज़ है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक में एक बैठक हुई थी इन सब देशों की। इन सब मतलब 7 देशों की नहीं, शुरू में 7 देश नहीं था। शुरू में इसका जो नाम हुआ करता था वो था, मतलब उसके पहले 5 देश थे, BISTEC, नोट कर लो इसको, ठीक है। बी से था बांग्लादेश, बी से था बांग्लादेश, आई से था इंडिया, एस से था श्रीलंका और टी से था थाईलैंड। 4 देश पहले थे इसमें स्टार्टिंग में। ये कब की घटना तुमको बता रहे हैं? जून 1997 की। जून 1997 में थाईलैंड के बैंकॉक शहर में ये 4 देश के जो प्रमुख थे वो आपस में बैठे और बोले चलो हम लोग चारों मिलके यूनियन बनाते हैं। तो 4 देश मिला। कौन कौन मिला? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, 4 देश मिला। और ईसी जो है, ईसी का मतलब यहाँ पर है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यानी कि 4 देश ने मिलकर ये फैसला किया कि हम लोग इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बनाएंगे और हम लोग आपस में मिल बांट के काम करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 4 देश। ये हुआ कहानी कब का? जून 1997 का। उसके बाद दिसंबर 1997 में म्यांमार आया, बर्मा जिसको कहते हैं हम लोग। म्यांमार आया, बोला हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो म्यांमार को दिसंबर में शामिल कर लिया गया। यानी 4 देश पहले थे, अब कितने हो गए? 5 हो गए। यानी 5वां, कभी कभी ऐसे पूछता है कि 5वां राष्ट्र कौन था? तो 5वां राष्ट्र था उसमें म्यांमार, 5वां देश बना। और उसके बाद समय आया 2004। कैसे कैसे प्रोग्रेस हुआ है? 2004 में जाकर भूटान और नेपाल, भूटान और नेपाल ये दोनों बोला हमको भी इसमें शामिल कर लो, हमको भी रहना है। तो भूटान और नेपाल आया, तो ये हो गया 6ठा, ये हो गया 7वां। इस प्रकार से 7 देश शामिल हो गए जो तुमको नाम यहाँ बताए, ठीक है। बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है
और म्यांमार है और थाईलैंड। इस प्रकार से 7 देशों का समूह बन गया। तो इसका नाम बदल गया। बोला ना अब तो नाम रहेगा नहीं, क्योंकि पहले 20 इसी था, तो यहाँ पर नाम आ रहा था, लेकिन अब नाम नहीं है। म्यांमार भी आ गया, भूटान भी, नेपाल भी आ गया, तो इसका नाम बदला गया। और इसका नाम बदलकर रखा गया, इसका जो नाम है वो हम लोग बदल के रखे बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, बी से यही है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये हो गया बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड BIM, ठीक है, BIMSTEC, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये बता दिया कि हम जो बे ऑफ बंगाल वाले लोग हैं, मतलब जो बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का, मतलब एक दूसरे को टेक्निकली मदद भी करेंगे और इकोनॉमिक मतलब व्यापार वगैरह, ट्रेड वगैरह जब करेंगे तो उसमें भी हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इस प्रकार से ये संगठन बना और इसका उद्देश्य भी फाइनल हो गया। ठीक है, तो बिम्स्टेक बन गया, जिसका जो सचिवालय सेक्रेटरिएट है वो कहाँ है, तो वो ढाका में है। तो पीटी के हिसाब से या जीके के हिसाब से ये सब क्वेश्चन दिखते रहता है। पूछेगा कहाँ इसका ऑफिस मुख्यालय कहाँ पर, तो ढाका में इसका, बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये हो गया हिस्ट्री। अब मैप में इसको जरूर देख लो गौर से। देखो ये मैप तुम्हारा है, कौन सा इलाका हम पकड़ रहे हैं और क्यों ये बना, तुमको इसका भी मतलब समझ में आया। इंडिया को तो हम देख ही रहे हैं, इंडिया के ऊपर नेपाल और भूटान है बेसिकली, इसलिए ये दो नाम इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर नेपाल और 2 नंबर भूटान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये दो ही ऐसा देश है जो बे ऑफ बंगाल से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बंगाल की खाड़ी ये है तुम्हारा, ये वाला बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो देखो ये दोनों का बॉर्डर, नेपाल और भूटान इकलौता देश, दोनों देश हुआ जो बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ नहीं है। लेकिन उसके बाद जितने भी देश थे, चाहे वो इंडिया ले लो, चाहे वो बांग्लादेश ले लो, चाहे वो तुम म्यांमार ले लो, चाहे तुम थाईलैंड ले लो और चाहे तुम श्रीलंका ले लो। ठीक है, अगर हम 3 नंबर पे इंडिया को रखते हैं, 4 नंबर पर बांग्लादेश को रखते हैं, 5 पर म्यांमार को रखते हैं, 6 पर थाईलैंड और 7 पर श्रीलंका, तो देखोगे ये बाकी के देश जो हैं वो बंगाल की खाड़ी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। सो दैट इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल, दैट इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इनिशिएटिव लिया गया किस बात के लिए, मल्टी सेक्टर के लिए, बहुत सारे सेक्टर लिए, जिसमें हमको क्या बेसिक दिमाग लगाना है, टेक्निकल कॉपरेशन करेंगे और इकोनॉमिक कॉपरेशन करेंगे। ठीक है, यानी ये लोग आपस में बोला कि हम लोग मिलकर एक संगठन बना लेते हैं और हम लोग आपस में ही ट्रेड वगैरह करेंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे। तो क्वेश्चन उठता है, तो यहाँ पे समझो कि टैक्टिक्स क्या है। ये बे ऑफ बंगाल जो है, ऐसे समझो कि जब तुम मैप को देखोगे, वर्ल्ड मैप को, तुमको समझ में आएगा कि दुनिया का जितना ट्रेड होगा, लगभग तुम कह सकते हो 1/4 ट्रेड, 25% ट्रेड जो है वो इसी बे ऑफ बंगाल से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इन लोग का कहना था कि जब इस रास्ते का, बे ऑफ बंगाल का उपयोग करके पूरा दुनिया पैसा कमा रही है, तो हम तो इस बे ऑफ बंगाल के पड़ोसी हैं, सबसे पहला अधिकार तो मेरा होना चाहिए इस बे ऑफ बंगाल पर। सो हम लोगों ने संगठन बनाया, पहला काउज। दूसरा काउज समझो, भारत के ऊपर यहाँ पर तुम भी जान रहे हो, यहाँ पे चाइना है और कहीं ना कहीं ये चाइना को इनकाउंटर करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। चूंकि चाइना इस रास्ते से होते हुए, बे ऑफ बंगाल होते हुए, वो थाईलैंड, म्यांमार से लड़ाई करते रहता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, इसी रास्ते से वो होकर मार्केट पकड़ता है, वो बाजार करता है। तो वो चाइना इतना दूर से आकर इस बे ऑफ बंगाल का उपयोग करके पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर रहा है और हम लोग इस बे ऑफ बंगाल से सटे हुए होने के बावजूद इस बे ऑफ बंगाल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सो हम लोगों ने चाइना के मार्केट को रोकने के लिए या चाइना के ट्रेड को रोकने के लिए हम लोग इसको घेरे कि नहीं देंगे, ये मेरा रास्ता है, इस पर पहला अधिकार मेरा होगा। तो एक दिमाग में ये चीज बैठा लेना। अब इसका एक और इम्पैक्ट होगा,
जैसे तुमको बोले बहुत सारा संगठन बना, इसका एक तुमको इम्पैक्ट और दिखाते हैं। दो संगठन और हैं एशिया में जो बहुत फेमस है, एक है सार्क, ठीक है, एक है सार्क और एक है एशियान। ध्यान से समझ लेना, सार्क जो है इसको हम लोग कहते हैं साउथ, लिख ही लो यहीं पर आज, फिर जब पढ़ेंगे सार्क को तो हम लोग देखेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। वहीं अगर एशियन का बात करते हैं, इसका नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। अब दो नाम से तुमको समझ में आ रहा होगा क्या क्या कहानी है। सार्क बोल रहा है कि साउथ एशिया का एसोसिएशन है, साउथ एशिया मतलब नीचे वाला एशिया का एसोसिएशन है, और ये बोल रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया का हम रीजन है। तो कहने का मतलब ये हुआ बहुआ कि दो ऑलरेडी संगठन एशिया में बने हुए हैं, तो बिम्स्टेक आखिर कर क्या रहा है इसमें, ठीक है, इसको समझो। तो जब हम सार्क की बात करते हैं, तो सार्क में कौन कौन सा देश है पहले ये देखो। सार्क में है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत और नेपाल, 8 कंट्री सार्क में है। जब हम एशियान की बात करते हैं तो एशियान में यहाँ से शुरू करो तो 1 नंबर पे लाओस को ले लो, 2 नंबर पे वियतनाम, 3 पर मलेशिया, 4 पर सिंगापुर, 5 पर इंडोनेशिया, 6 पर कंबोडिया, फिर ब्रुनेई 7 पर, 8 पर फिलीपींस, 9 पर म्यांमार और 10 पर थाईलैंड। इधर 10 देश यहाँ पर है और इधर 8 देश हैं। बिम्स्टेक को जब हम देखते हैं तो देखते हैं बिम्स्टेक में 5 मेंबर जो ऐसे हैं वो सार्क के मेंबर हैं और 2 मेंबर ऐसे हैं जो एशियान के मेंबर हैं। यानी बिम्स्टेक कहीं ना कहीं पर दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक ब्रिज का काम कर रही है। इसके 5 मेंबर सार्क के मेंबर हैं और इसके 2 मेंबर एशियान के मेंबर हैं और बिम्स्टेक दोनों के बीच में है अपने सातों मेंबर के साथ। तो बिम्स्टेक कहीं ना कहीं सार्क और एशियान के बीच में संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नाम में देखोगे तुम गौर से तो जब सार्क की बात करते हैं तो सार्क बोलता है रीजनल कॉर्पोरेशन, कि क्षेत्रीय, मतलब हम एक दूसरे का केवल मदद करेंगे। वो जब बात कर रहा था बिम्स्टेक तो वो बात करता है टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, मतलब हम तुमको इकोनॉमिकली मदद करेंगे कि तुम जाके व्यापार किसी और से भी कर लो, हम मना नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन सार्क बोलता नहीं, आपस में व्यापार करोगे ना तब एक दूसरे का मदद करेंगे। बिम्स्टेक बोलता है कि तुमको जिससे व्यापार करना है करो, तुमको अगर पैसा घटेगा तो तुम हमसे आके ले लेना, लेकिन तुमको हम व्यापार करने से रोक नहीं रहे हैं। तो दोनों में तुमको अंतर समझ में आ रहा होगा। ये सार्क का सोच थोड़ा छोटा है, बिम्स्टेक का सोच थोड़ा बड़ा है, ठीक है। एशियान जो है ये तुम गौर से देखो इसके मेंबर्स को, तो ये वो मेंबर्स है जो कहीं ना कहीं चाइना इफेक्टेड है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एशियान जो था वो चाइना को इनकाउंटर करने के लिए ही बना था। लेकिन चाइना को जब तुम इनकाउंटर करने के लिए कोई बनाओगे ऑर्गेनाइजेशन, चाइना बहुत मजबूत है तो वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर कर देगी। सो एशियान का भी वहाँ पर कोई खास हित साबित नहीं हो पाया। इस कारण से बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि अरे इधर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, इधर का मोटो भी थोड़ा कमजोर टाइप का है, तो बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो समझाने की तुमको कोशिश किए मैप पर कि कौन कौन सा देश, कौन कौन सा एरिया जुड़ा हुआ है। इसको भूल भी जाओगे तो ऐसे मैप को याद रखोगे तो तुमको याद रहेगा कौन कौन देश इसमें शामिल है। और 2 संगठन सार्क और एशियान को भी तुमको समझाने की कोशिश की। अब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो बिम्स्टेक बनता है उसका मैकेनिज्म क्या, किस तरह का बैठक वो करता है, तो वो करता है बिजनेस फोरम, नीचे से स्टार्ट करो, वो करता है बिजनेस फोरम एंड इकोनॉमिक फोरम पर बैठक करता है। मतलब क्या हुआ कि जो इन सब देशों के बिजनेसमैन हैं उन लोगों को बुलाकर मीटिंग करता है, ठीक है। तो एक तरह का बैठक ही, जैसे मान लो बैठक किया बिम्स्टेक बिजनेस फोरम पर बैठक किया तो भारत से टाटा बिरला ये सब जाएंगे वहाँ बैठक में भाग लेने के लिए अगर उनका मन होगा तो, ठीक है। तो ये सबसे कमजोर, मतलब सबसे नीचे रखते हैं इसको। फिर है बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप, जो बिम्स्टेक का ऑफिस होगा उसका जो कोर कमेटी होगी वो कोर कमेटी की बैठक। मतलब क्या हुआ कि बिम्स्टेक का जो ऑफिसर होगा हर देश में
वो ऑफिसर आएगा यहाँ पर बैठक करने के लिए। फिर सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग, जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे वो मीटिंग करेंगे। अब फिर आता है मिनिस्ट्रियल मीटिंग। मिनिस्ट्रियल मीटिंग में ही ये इस बार पहली बार हुआ फाइनेंस मिनिस्टर का मीटिंग हुआ कि वित्तीय मंत्री जो हैं, जो वित्त मंत्री हैं वो आकर बैठक में भाग लिए। ये फर्स्ट टाइम हुआ, ठीक है। और इसके ऊपर जो होता है वो होता है बिम्स्टेक समिट। बिम्स्टेक समिट जब होगा तो इसमें देश का जो प्रमुख होगा, मतलब हमारे जैसे प्रधानमंत्री, वो जाएंगे इस बैठक में भाग लेने के लिए। तो अभी जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो इस पार्ट की चर्चा कर रहे हैं कि ये वाला बैठक पहली बार हुआ है, ठीक है। इतना तरह का बैठक बिम्स्टेक करती है। अब आते हैं सिग्निफिकेंस, क्या वैल्यू है इस बिम्स्टेक का। तो तुमको समझाया अभी हम मैप में भी, अराउंड 22% दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो इन 7 देशों में रहता है। पहला पॉइंट कि दुनिया में जितना भी आबादी टोटल तुम जोड़ लो उसका 22%, यानी कि 100 में अगर कहें तो 5वें भाग से भी ज़्यादा आबादी यहाँ है। तुम्हारे पास भारत है, आबादी की ऐसे भी तुमको कमी नहीं होगी। तो 22% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन द 7 कंट्री अराउंड बे ऑफ बंगाल विथ ए कंबाइंड जीडीपी। अगर सबका जीडीपी कैलकुलेट कर ले कि कितना सब देश का इनकम है तो वो आता है $2.7 ट्रिलियन। तो ऑब्वियस बात है बहुत बड़ा इकोनॉमिकल पार्ट यहाँ पर है। तो ये लोग साथ अगर आ रहा है तो ऑब्वियस बात है वर्ल्ड को सोचना पड़ेगा कि ये क्या करेगा आगे जाके, ठीक है। 7 कंट्रियों की अगर हम बात करें, ठीक है, 7 कंट्रियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सस्टेन्ड एवरेज एनुअल रेट ग्रोथ जो बिटवीन है वो 3.5 से 7.5%। इन लोग का जो ग्रोथ रेट है वो 3.5 से लेकर 7.5% का ग्रोथ है। मतलब ऐसे भी हम लोग कहते हैं ना, जब ग्रोथ रेट निकालते हैं 10% ग्रोथ रेट इज द हाईएस्ट। भारत का अगर ग्रोथ रेट की बात करें, जीडीपी कितना ग्रोथ कर रहा है, 6.4, 6.3, दैट इज द मैक्सिमम, ठीक है। लास्ट 2-3 साल में हम लोग 2.8 भी देखे थे, नेगेटिव जीडीपी भी देखे थे। तो इसमें बता रहा है ये सारे जो देश है इनका जीडीपी ग्रोथ इतना % है, यानी कि ये बहुत बड़ी इकोनॉमिकल पावर है। इससे समझने लायक चीज है कि ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बोलता है कि दुनिया का जितना ट्रेड होता है उसका लगभग 1/4 ट्रेड बे ऑफ बंगाल से होता है, ठीक है। जो इलाका तुमको दिखाए थे तो बे ऑफ बंगाल से लगभग दुनिया का 1/4 ट्रेड होता है। तो अगर हम उस इलाके से हैं तो पहला अधिकार या पहला राइट तो मेरा बनता है। तो ये उस मामले में भी बिम्स्टेक मेरा इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है अब ये समझो, देखो गौर से। अभी तो बता रहे थे सार्क के बारे में, तुमको बता रहे थे सार्क के बारे में। तो सार्क में हमने देखा कि पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, भारत भी मेंबर है, अफगानिस्तान भी था, लेकिन चलो पाकिस्तान और भारत बात करते हैं। हुआ क्या, 2016 के नवंबर में सार्क का बैठक था, सार्क का बैठक होने वाला था। और वो बैठक होने वाला था इस्लामाबाद में, ठीक है। इस्लामाबाद में वो बैठक होने वाली थी नवंबर में। और तुम लोग को याद होगा, थोड़ा सा जोर डालो दिमाग पर, तो 2016 के ही फरवरी मार्च में उड़ी पर हमला हुआ था, ठीक है। और उड़ी पर जब हमला हुआ था तो ऐसा माना भी गया और ऐसा प्रूफ भी दिया गया कि पाकिस्तान का उस हमला में हाथ है। बाद में अलग बात है, हम लोग आतंकवादी को मार दिए, ये कर दिए, वो अलग बात। बट उड़ी हमले पर ये था डाउट सबको कि पाकिस्तान ने ये हमला करवाया। तो भारत उस समय बोला कि पाकिस्तान चूंकि मेरा पड़ोसी है और इस तरह का हमला करा रहा है मेरे ऊपर, तो हम सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, ठीक है। अब जब भारत इस्लामाबाद नहीं गया बैठक में भाग लेने के लिए, जो तुमको बाकी मेंबर दिख रहे थे वो सारे मेंबर भी जाने से मना कर दिया और कोई नहीं गया, जिस कारण से वो सार्क का बैठक जो था वो सस्पेंड हो गया और आज तक बैठक नहीं हो पाई है सार्क की, ठीक है। आज 2023 तक सार्क की बैठक नहीं हो पाई है। तो जिस ग्रुप का बैठक ही नहीं हो पा रहा है, जिस ग्रुप में कोई मीटिंग ही नहीं हो पा रहा है, तुम क्या उम्मीद करते हो कि वो ग्रुप काम कर रहा होगा? वो ग्रुप कोई काम नहीं कर रहा है। तो बिम्स्टेक भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कि तुम कह सकते हो कि सार्क की जगह पर बिम्स्टेक अगर भारत उसमें है और भारत बिम्स्टेक को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि हमको सार्क में नहीं रहना है। क्यों नहीं सार्क में रहना है? क्योंकि सार्क में एक ऐसा मेंबर बैठा हुआ है जो भारत का दुश्मन है। तो हमको सार्क को न्यूट्रलाइज करना है और बिम्स्टेक को अपग्रेड करना है। दैट इज कॉल्ड कूटनीति, यही है डिप्लोमेसी। यहीं पर होता है कि किसी एक को डाउन करो तो दूसरे को अपग्रेड कर दो, ऑटोमेटिकली वो डाउन हो जाएगा। तो इस कारण से कह सकते हैं कि भारत के लिए
बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको समझते हैं, लिखेंगे क्या एग्जाम में। बिम्स्टेक नॉट ओनली कनेक्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया बट ऑल्सो इन पास द इकोलॉजिकल ग्रेट हिमालय एंड बे ऑफ बंगाल। तुमको अभी मैप को दिखाए और तुमको बताए भी कि बिम्स्टेक में कौन कौन कंट्री था। याद करो, अभी थोड़ा सा पहले बताए, एक तो नेपाल था और भूटान था। ध्यान से समझो, ये दोनों देश कौन से देश हैं? जो हिमालय की गोद में हैं, जो हिमालय की गोद में है, यानी हिमालय का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उससे ये दोनों पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। और वहीं जब नीचे में हम आते हैं तो हमको मिलता है बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार मिलता है, थाईलैंड मिलता है, श्रीलंका मिलता है। ये वो देश हैं जो बे ऑफ बंगाल में घुसे हुए हैं। तो भारत अगर इसका मेंबर है तो भारत को एक तरफ ग्रेट हिमालय का भी प्रॉफिट मिलेगा और दूसरे तरफ बे ऑफ बंगाल का भी प्रॉफिट मिलेगा। वो एक ऐसा देश होगा जिसका दोनों दोस्त है, हिमालय भी उसका दोस्त है और बंगाल भी उसका, बे ऑफ बंगाल भी उसका दोस्त है। तो भारत के लिए ये इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरा, भारत चाहता था बिम्स्टेक को न्यूट्रल नेचुरल प्लेटफॉर्म बनाने का, टू प्रायोरिटाइज इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव नेबरहुड फर्स्ट या एक्ट ईस्ट। भारत की ये फॉरेन पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी पहले। ये मोदी का दिया हुआ नारा था कि पहले हम अपने पड़ोसी का इलाज करेंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे। जैसे वो कोविड के टाइम में जब वैक्सीन देना था तो भारत बोला कि हमको जिसको बेचना है हम बेचेंगे, लेकिन पड़ोसियों को हम फ्री में डालेंगे। तो तुम देखोगे पिछले बार क्वेश्चन भी आया था कि कौन से देश में जाकर वो पहला अपना वैक्सीन बांटा था। तो यहाँ तुम देखोगे म्यांमार को और थाईलैंड को जाकर फ्री में बांट दिया था कि नेबरहुड फर्स्ट, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। उसके बाद एक्ट ईस्ट, ईस्ट की तरफ काम करो। ठीक है, ईस्ट मतलब जो तुम्हारा बांग्लादेश वाला तुम्हारा इलाका, बांग्लादेश म्यांमार थाईलैंड वाला इलाका है, ईस्ट की ओर काम करो, मतलब उसके तरफ बढ़ते चले जाओ, उधर काम करना है। तो उसके तहत देखोगे तो तुम्हारे पास जो तुम्हारे मेंबर हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे थाईलैंड हो, ये सभी तुम्हारे ईस्ट की ओर वो है वाले देश हैं। तो इसके तरफ हमको देखना भी चाहिए। सिग्निफिकेंट ऑफ बिम्स्टेक वाज हाईलाइटेड, कब हाईलाइटेड हुआ? व्हेन सम ऑफ इट्स मेंबर्स सपोर्टेड इंडियाज कॉल फॉर ए बाइकॉट साउथ एशिया। वही सार्क के बैठक में जब इंडिया ने कॉल किया, इंडिया ने कहा कि सार्क के बैठक में हम भाग लेने नहीं जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान ने मेरे पे हमला किया, इसलिए तुम लोग भी मत जाओ। तो मालूम पड़ा कि सार्क के बैठक में भाग लेने के लिए कोई नहीं गया। इट मीन्स सार्क को वहां पर दबाने की कोशिश की गई, और जब सार्क को तुम दबाओगे तो तुमको कोई ना कोई तो सेंटर चाहिए ना। सो इसका जगह ले लिया बिम्स्टेक। तो भारत बिम्स्टेक को प्रमोट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसको कहते हुए इंडिया क्लेम्ड विक्ट्री इन आइसोलेटिंग पाकिस्तान थ्रू इट मूव। पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की। पाकिस्तान के पास कौन सा था संगठन? सार्क ही केवल था। भारत के पास तो बिम्स्टेक भी है, तो भारत को बिम्स्टेक के तहत अपना ट्रेड करता रह जाएगा, लेकिन पाकिस्तान अब किसी तरह ट्रेड करेगा, उसका संगठन ही गायब हो गया। तो सार्क को हटाने का मतलब था कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं समझाओ कि तुम नहीं कर सकते। क्वेश्चन उठता है कि बिम्स्टेक और सार्क में क्या अंतर है। ठीक है, इसको समझेंगे क्योंकि एग्जाम में ये तुमको दिखेगा। सार्क के बारे में पहले बोले, सार्क क्या है? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नाम ही में था रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कनेक्ट कर रहा है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को। तो ये जो है दो, जैसे तुम मैप को तुम देखा तो यहाँ देखो, यहाँ हिमालय वाला रीजन भी है और बे ऑफ बंगाल वाला, इस दोनों को कनेक्ट कर रहा है बिम्स्टेक। जबकि सार्क जो है वो केवल रीजनल कनेक्शन कर रहा था। इससे ये अच्छा है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ? 1985 में। सार्क ये इस्टेब्लिश कब हुआ? 1997 में। ये ऑब्वियस बात है सार्क के बाद बना। ठीक है, मेंबर कंट्री जो सार्क में है वो आपस में मिसट्रस्ट, मतलब किसी को किसी का भरोसा नहीं। देख लो एग्जाम्पल देख लो, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान सब आपस में लड़ते रहता है। तो यहाँ पर किसी में किसी पर भरोसा नहीं है, सब एक दूसरे को सस्पिशियस नेचर से दिखता है कि साला ये चोर है कि वो चोर है। यहाँ पर क्या है, मेंबर जो है वो रीजनेबली फ्रेंडली रिलेशन है, चलो तुम्हारा ये मदद किया तुम भी मेरा ये मदद करना, ऐसे करके दोस्ती बनाए हुए हैं इसमें। सफ़र फ्रॉम रीजनल पॉलिटिक्स, ऑब्वियस बात है, जब तुमको भरोसा नहीं होएगा तो तुम्हारे यहाँ पॉलिटिक्स होएगा। सार्क में पॉलिटिक्स बहुत हो गया। यहाँ पर कोर ऑब्जेक्टिव जो है वो किस बात पर था? ये पूरा बिम्स्टेक बना था इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पर। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को समझना, हम पहले बोल रहे, बार बार बोल रहे हैं, तो समझो ये क्या बोलना चाहता है। जैसे मान लो कि ए एक कंट्री है, बी एक कंट्री है, ए और बी आपस में ट्रेड कर रहा है आपस में। तो बोला बी कि तुम मेरे यहाँ सामान बेचो, हम तुम्हारे यहाँ सामान बेचेंगे, तुम्हारा मदद हम करेंगे, मेरा मदद तुम करना। मतलब
ए जब जाएगा बी के इलाके में और दुकान लगाएगा ए अपना, तो बी बोलेगा ठीक है तुम दुकान लगाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं, तुमको ज़मीन भी हम देंगे, लेकिन हम भी तुम्हारे यहाँ आएंगे तो तुम भी हमको जगह दे देना। बोला हाँ ठीक है तुमको भी जगह दे देंगे। ये हुआ रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि ए और बी दो देश है, ठीक है, फिर से समझो, ए और बी दो देश है। बी बोलता है ए को कि ए को बोलता है कि तुमको व्यापार अगर सी के साथ करना है, डी के साथ करना है, ई के साथ करना है, तुमको जिसको यहाँ सामान बेचना है तुम जाके सामान बेचो, अगर तुमको पैसा चाहिए, तुमको मदद चाहिए तो हम तुमको मदद करेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है आपस में बिजनेस करोगे तब मदद करेंगे। ये बोला तुमको जहाँ बिजनेस करना है करो, हम तुमको इकोनॉमिक सपोर्ट देंगे। ठीक है, वैसे ए बोल रहा है बी को कि तुमको जहाँ जहाँ जाना है तुम जाओ, जहाँ दुकान लगाना है लगाओ, अगर घटेगा कुछ तो बोलना हमको, हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुमको पैसा कौड़ी सब देंगे। तुमको अगर इंफ्रा, तुमको टेक्नोलॉजी चाहिए, तुमको टेक्नोलॉजी दे देंगे। तुमको फैक्ट्री बैठाना है, तुमको नहीं समझ में आ रहा कैसे बैठेगा, हम अपने यहाँ से इंजीनियर भेज देंगे तुम्हारे पास। तो ये था इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पर कि हम तुमको कॉपरेट करेंगे। ये बोला कि दुकान चलाओगे तो हम लोग साथ देंगे। ठीक है, तो गारंटेड है। इसमें एसिमेट्रिक पावर बैलेंस है। इसमें मतलब क्या हुआ, अब मान लो कि भारत और बांग्लादेश या भारत और ये तुम्हारा अफगानिस्तान बोलता है चलो बिजनेस करते हैं, तो भारत के पास तो बहुत सारी फैक्ट्री है, तो वो बहुत सामान बनाएगा, जाके बेच देगा। अफगानिस्तान बेचारा बोलेगा हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है फैक्ट्री, हम बनाएं क्या, मेरे पास तो वही है AK-47, तो तुम तो बेचने दोगे नहीं हमको। तो यहाँ पर एसिमेट्रिक है, दोनों में कोई मतलब बैलेंस है ही नहीं। एक बहुत राजा है, एक बहुत गरीब है, एक के पास टाटा बिरला है, एक के पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर पावर सार्क में इनबैलेंस था, जबकि इसमें बैलेंस्ड रहा। इंट्रा रीजनल ट्रेड ओनली, इसमें क्या बोले, आपस में ही ट्रेड पर बात करेंगे। ये बोला कि जहाँ ट्रेड करना है करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें 5% टोटल ट्रेड था। इसमें जो ट्रेड है वो तुम समझ सकते हो कि थाईलैंड और म्यांमार जैसे देश है जो चाइनीज, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए फेमस है, एक से एक सामान बनाते हैं, तो ऑब्वियस बात है ट्रेड का जो परसेंटेज होगा यहाँ पर ज़्यादा होगा। यहाँ पर लगभग 6% का ट्रेड होता है आपस में। ठीक है, तो ये था तुम्हारा बेसिकली बिम्स्टेक का कॉन्सेप्ट। अब देखो अगर मेंस का तुमको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, केवल दिखा रहे हैं, कोशिश करना, इसीलिए इसको इस पैटर्न पर हम आंसर को लिखे और तुमको समझाएं। जैसे क्वेश्चन ये मेंस का है, डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज ए पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सार्क। पहला चैलेंज यहीं पे कर दिया कि तुमको क्या लगता है कि बिम्स्टेक सार्क की तरह उसके पैरेलल में कोई ऑर्गेनाइजेशन है। एकदम हाँ ये भैया, ये सार्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने उसके पैरेलल में एक बड़ी लाइन खींच दी। ठीक है, फिर पूछता है व्हाट आर द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन द टू। तुमको बताया सार्क में उसमें क्या सिमिलरिटी दोनों बताए। इसीलिए हाउ आर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव रियलाइज्ड बाय फॉर्मिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन। भारत जो नया एक संगठन बिम्स्टेक को तैयार कर दिया, तो ये भारत की कौन सी फॉरेन पॉलिसी है या उसके कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। तो ऑब्वियस बात है, तुमको समझाया कि भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट या एक्ट ईस्ट की ओर पॉलिसी थी उसके तहत इसको हम किए। तो ये तुमको इस तरह के क्वेश्चन मेंस में दिखेंगे और तुमको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सोच समझ के समझो कि लिखते कैसे हैं यहाँ पर और किन किन बातों को लिखते। तुमको समझाने की हम पूरी कोशिश की। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, बाकी तुम लोग को समझ में आया होगा। होप समझ में